सबसे पहले तो मैं साथी संवाद आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगी। ये विषय जो है ये मतलब इसकी संरचना इतनी सुंदर थी कि जब मुझे पता लगा तो मुझे लगा कि बहुत दिनों से मैं इस पे कुछ बात करना चाहती थी और शायद ये एक अच्छा मंच मिला जिस पे कि बात कर सकें। तो सबसे पहली जो समस्या है कि शिक्षा के लिए शिक्षा, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो समाज है और जैसे इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया कि शिक्षा हम कई बार रोजगार के लिए देखते हैं और थोड़ा और अगर हम कहते हैं अपने को परिष्कृत करते हैं सामाजिक उसमें अर्थों में, तो हम शिक्षा को ज्ञान के लिए देखते हैं और हमें लगता है कि हमने जो भी अचीव करना था कर लिया, क्योंकि ये शिक्षा जो है समाज को अच्छा बनाने के लिए कहते हैं। तो पूरी जो एक अल्टरनेटिव स्कूल्स की चेन बनी जिसमें कहा गया कि भाई हम आपको शिक्षा इसलिए दे रहे हैं कि हम आपको कोई नौकरी या कंपटीशन के लिए आप एक अच्छे नागरिक बनिए। और तो हमको बार बार ये लगता है कि हमने उस समस्या को पार कर लिया, क्योंकि अब तो हमने ज्ञान की बात करनी शुरू कर दी और एक लिमिटेड स्कोप्स के बाहर निकल के एक बड़े वाइडर स्कोप में उसको देखने लगे। लेकिन मैं आज अपनी बातचीत में उस पूरी ज्ञान की राजनीति पे बात करूंगी कि जिस ज्ञान के लिए हम लोग को लगता है कि अब हमने गोल अचीव कर लिया, क्योंकि अब तो हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान जो समाज को अच्छा बनाएगा। मैं उस ज्ञान पे ही प्रश्न चिन्ह कर रही हूँ कि ये ज्ञान जो है ढेर सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने पूरी एपिस्टेमोलॉजी पे जो प्रश्न किया कि ज्ञान मीमांसा पे, कि भाई ये सारी ज्ञान मीमांसा बहुत ही पैट्रियार्कल है। जैसे ही आप ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान कहते ही शिक्षा को अगर आप एक प्रोसेस के रूप में देखिए, मीन्स, और ज्ञान उसका एंड, क्या होता है शिक्षा ही मीन्स, शिक्षा ही एंड नहीं है, एक साधन है, एक साध्य है। जैसे ही ज्ञान को आप साध्य के रूप में देखते हैं तो वो पूरी वंचना जिसमें उस ज्ञान की निर्मित हुई है उस प्रोसेस में भी आ जाती है। तो फिर ज्ञान तीन तरह के अगर प्रश्न, मुख्य प्रश्न जो फेमिनिस्ट स्कॉलर ने लगातार किए हैं कि भाई ये जो ज्ञान है इसको किसने प्रोड्यूस किया है, तो उसकी दृष्टि बिल्कुल आएगी, क्योंकि जिसने भी किया उसकी सब्जेक्टिविटी। तो सबसे पहले तो मैं एक जो फर्स्ट प्रपोजिशन रखूंगी वो ये है कि ज्ञान न्यूट्रल नहीं है। तो अब ज्ञान न्यूट्रल नहीं है तो उसमें जो उसका उत्पाद कर रहा है उसकी अपनी पोजिशनैलिटी आ जाती है, ये पहला। दूसरा होता है कि वो ज्ञान जो है वो निरुद्देश्य नहीं है, वो किसी एक विशेष उद्देश्य से क्रिएट किया जा रहा है। तो अब ये जो दूसरा वो है, तो वो जिस उद्देश्य से किया जा रहा है उसके अनुसार उसकी निर्मित होती है, ताने बाने होते हैं, और वो वंचना का दूसरा लेवल होता है। और तीसरा लेवल ये होता है कि ज्ञान जो समझ रहा है कि वो समाज की जरूरतों को एड्रेस कर रहा है, जो ज्ञान प्रोड्यूस कर रहा है वो सार्वभौमिक ज्ञान है, ये तीसरी समस्या है। तो ये तीन बड़ी समस्याएं, क्योंकि जैसे हम सार्वभौमिक कहते हैं तो हम क्या करते हैं, ढेर सारे मार्जिनल समूहों के अनुभवों को नकार देते हैं, क्योंकि मार्जिनैलिटी जो है वो अपनी एक पोजीशन पे होती है। और ज्ञान, जब सार्वभौमिक ज्ञान की बात करेंगे तो अभी जैसे बात करते करते ही हम लोग कितना भी इस चीज की बात करेंगे कि नहीं, हमको ज्ञान को किसी मतलब ज्ञान में एक केंद्र नहीं क्रिएट करना, क्योंकि जैसे केंद्र क्रिएट करेंगे तो पेरिफेरी जो है उसमें कोई ना कोई चला जाएगा, किसी न किसी को धकेल दिया जाएगा। लेकिन शायद मेरी बात में भी बार बार स्कॉलर्स के नाम आएंगे, तो वो भी एक तरह का केंद्रीकरण है जिसमें कि वो लोक में ढेर सारा जो ज्ञान है वो पेरिफेरी पे चला जाएगा। लोग मतलब ये लगातार सेंटर और पेरिफेरी का टसल चलता रहता है और ज्ञान की निर्मित में। तो जो सबसे पहली शुरुआत हुई, या कहिए कि ज्ञान की राजनीति पे प्रश्न उठने लगे, मैं जो बातें कहूंगी उसमें दो चीजें हैं। एक तो मेरी अपने एनालिसिस है, प्लस जो फेमिनिस्ट लगातार जिन क्वेश्चंस को कहती है मैं उनकी भी बात करती रहूंगी, तो दोनों में आवाजाही
चलती रहेगी। तो जो पहला प्रश्न ये हुआ कि जब ज्ञान दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? सबको दिया जाएगा। हम लोग बहुत बार इस चीज की बात करते हैं कि हमारे समाज में बहुत अच्छी शिक्षा परंपरा थी जो बाद में ध्वस्त हो गई, लेकिन अगर उसको भी देखें तो उसमें 3-4 लेयर्स थी। जैसे गुरुकुल थे, तो गुरुकुल में सबकी एक्सेस नहीं थी, लेकिन हाँ सामुदायिक स्कूल भी थे। कोई मास्टर होता था जो जिसपे खूब लिखा गया है, जो गांव में सामुदायिक रूप से राशन और उसको वो दे दिया जाता था और वो कुछ बच्चों को पढ़ाता था, या किसी के घर में रहते थे और बच्चों को भी वो एक्सेस देते थे। लेकिन इसमें दो वर्ग, अगर इसमें एक जो जाति की वंचना और एक लैंगिक वंचना, मतलब स्त्रियां उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी। तो दूसरा फिर ये मतलब बहुत नॉन विवाद है, उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी, जिसमें ये बात होती है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो विदुषी स्त्रियां थी हमारे समाज में, और हमारे पास 4-5 नाम हैं जिनको हम कोट और रिकोट करते हैं। लेकिन अच्छे काम किए हमारी फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस ने, उमा चक्रवर्ती, कुमकुम राय, जिन्होंने ये दिखाया कि नहीं वो समय भी राजनीति से परे नहीं था और रिसोर्सेस पे कब्जे की थोड़ी सी पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, उतनी विजिबल नहीं थी। विजिबल नहीं थी, इसके 2 इंटरप्रिटेशन होते हैं। मुझे कई बार मेरा इंटरप्रिटेशन ये कहता है, मैंने जितना पढ़ा लिखा और समझा है, कि शायद उसमें उस समय प्रतिरोधी आवाजें नहीं थी, तो इसलिए वो वंचना दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वो बहुत नॉर्मलाइजेशन था उस पूरे सिस्टम का, तो जिसमें वंचित को खुद ही नहीं पता होता था कि वो वंचित है और वो नॉर्मलाइज रहता था। तो एक वो स्टेज थी। उस स्टेज में मुझे लगता है कि कुछ ये जो गिने चुने गार्गी, अपाला, इनके नाम छोड़ दीजिए, उसमें कोई बहुत प्रतिरोधी वो नहीं था, वो ज्ञान प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन अगर आप अब जाके देखिए उस पूरे रिसोर्स को, तो आपको कहीं भी महिला विदुषी दिखेंगी, पर उनकी कोई ज्ञान परंपरा नहीं दिखेगी। वो किसी परंपरा की ऑफशूट थी, उसकी मतलब कहते सब्सिडियरी थी, लेकिन उनकी अपनी कोई इंडिविजुअल ज्ञान परंपरा, कोई स्कूल नहीं था जो कोट अनकोट स्कूल्स थे। उसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा हम हिस्टोरिक वो कवर करें, उसके बाद आप आइए तो मेडिवल पीरियड में आइए, वहां थोड़ी सी प्रतिरोध की परंपरा थोड़ी ज्यादा विजिबल हुई। अक्का महादेवी, बहिना बाई, मीराबाई, पूरा ये जो महिला संतों का ये था, यहाँ पे प्रतिरोध थोड़ा दिखने लगा, उनकी लेखनी में दिखने लगा, उनके व्यक्तित्व में, उनके पूरे जीवन में दिखने लगा। लेकिन इस प्रतिरोध में भी अगर एक अनामिका जी की मीरा और मीरा है, उसमें वो इंट्रोडक्शन में लिखती हैं कि शायद वो समय ऐसा था कि महिलाएं जब प्रतिरोध करती थी तो उनको पता था कि स्पेस वैसा नहीं मिलेगा, तो बाद में उसका जो अभियंतरण है वो भक्ति में हो जाता था। जैसे मीरा कृष्ण को प्रेमी के रूप में देखती, तो शायद प्रेम वो वैसे नहीं एक्सप्रेस कर सकती थी, तो वो एक मीडियम बन जाता था भक्ति। ये एक इंटरप्रिटेशन फेमिनिस्ट स्कॉलर्स का भी है। लेकिन उस समय प्रतिरोध दिखने लगा था। और लेकिन फिर से देखिए, कोई स्कूल ऐसा नहीं क्रिएट हुआ जिसकी कि आप बाद में कह सकिए कि ये एक फेमिनिस्ट सेंट पोएट्स का एक स्कूल था। वो ये स्कूल क्यों नहीं बन रहा था, इस पे अगर थोड़ी बात की जाए कि अगर ये ज्ञान परंपराएं बन रही थी और लगातार रिकॉर्ड हो रही थी और उनका मतलब उनके फॉलोवर्स बन रहे थे, तो ये फेमिनिस्ट स्कॉलर्स का स्कूल क्यों नहीं बन पा रहा था। इसमें एक समस्या थी जो अगर आप देखिए, वो समस्या थी कि ये जब भी ज्ञान प्रोड्यूस कर रही थी तो अनुभव जन्य ज्ञान प्रोड्यूस कर रही थी, तो इनका नॉलेज जो था वो उनके एक्सपीरियंशियल नॉलेज था। उनके मेटाफर्स क्या थे, उनके अनुभव के, एवरीडे लाइफ के मेटाफर्स थे। ज्ञान का नाम ही जैसे लेते हैं, तो अगर आपको मैं जब तक आप सभी लोग एकेडमिक दुनिया में जब भी जाते होंगे
तो जब तक शुरुआत और अंत में 4 बड़े स्कॉलर्स ना बता दिए जाएं, अगर मैं आपको बताऊं आज कि मैं सुबह से उठी और घर में खाना बनाया, उसमें ये पीड़ा हुई, फिर जल्दी से गाड़ी में बैठी, मैं एक ज्ञान प्रोड्यूस कर रही हूँ, एक वंचना का, एक कहते हैं ना स्ट्रक्चरल प्रेशर का, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। आप कहिएगा कि आज तो पता नहीं कौन आई थी और उन्होंने क्या बताया, ये तो रोजमर्रा। तो ज्ञान को शुरू से जो एक बहुत ही ढांचे में रख दिया गया, उस ढांचे के कारण ये बार बार बाहर हो जाते थे, तो इनके स्कूल्स नहीं बन पाए। एक इनके मतलब कहते हैं ना भक्त परंपरा या शिष्य परंपरा न बनने के 2-3 बड़े कारण रहे। एक तो इनकी संख्या कम थी, दूसरे महिलाओं की संख्या कम थी जो उनके मतलब परंपरा में जाएं, और तीसरा ये था कि उनको बौद्धिक विमर्शों में शामिल ही नहीं किया जाता था। अभी जैसे हम लोग बहुत खुश होते हैं कि अब तो ढेर सारी स्टडीज होने लगी हैं और ढेर सारे जो पुराने काम हैं उनका पुनर्पाठ और डीकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। लेकिन अगर कभी आप ध्यान से उसको देखिए तो उसमें एक समस्या है, अभी भी उसको हम प्रतिरोध तक सीमित रखे हैं। हम बार बार ये मान रहे हैं कि वो एक तरह का रेजिस्टेंस था, मतलब जगह जगह छोटी छोटी जगहों पे अलग अलग तरह से रेजिस्टेंस हो रहे थे, और रेजिस्टेंस एक्टिविज्म को नॉलेज से दूर रखा गया है कि ये तो एक्टिविज्म है, ये नॉलेज थोड़ी ना है। तो वो नॉलेज में कभी नहीं आ पा रही थी, वो बार बार कहीं न कहीं एक बार फिर से पेरिफेरी में चली जा रही थी। उसके बाद हम अगर जो मैं बड़े कालखंडों में वो कर रही हूँ, जो तीसरा कालखंड अगर हम कॉलोनियल पीरियड देखें तो इस समय दोनों तरफ से पहल हुई। पूरे जो समाज सुधारक और तमाम आंदोलन थे जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा पे जोर किया, लेकिन आप सभी जानते होंगे कि उस समय शिक्षा का वो बहुत सीमित था और ये माना जा रहा था कि एक भद्र महिला प्रोड्यूस करनी है जो समाज को अच्छा बनाए रख सके। तो कोट अनकोट अच्छी स्त्रियां बनाने की जो पूरी शिक्षा थी उसको फिर से कहीं ना कहीं तो उसमें विषय को लेके वंचनाएं थी, गणित, दर्शन शास्त्र, इस तरह की चीजें कौन पढ़ेगा, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, और ये कौन पढ़ेगा। तो यहाँ पे भी एक तरह की वंचना शुरू हो रही थी और एक इनफॉर्मल एजुकेशन चल रही थी इस समय में, जो घरों में स्त्रियों को शिक्षक या शिक्षिकाएं आके पढ़ाती थी। कुछ शिक्षिकाएं भी हो गई थी जो पढ़ाने लगी थी, और उनके लिए टेक्स्ट क्या होते थे, वो तमाम मैगजीन्स होती थी, जैसे चांद, गृहलक्ष्मी, स्त्री दर्पण, इस तरह की मैगजीन्स थी, जो अब उन मैगजीन्स के कंटेंट को अगर आप देखिए, उस पर आगे थोड़ी बात करूंगी, तो वो एक तरह से फिर से रिप्रोड्यूस कर रही थी उसी पितृसत्ता को, जिसको कि माना जा रहा था कि ज्ञान आपको जब भी मिलेगा तो ज्ञान की प्राप्ति आपको सारे बंधनों से मुक्त करेगी। लेकिन ये ज्ञान मुक्ति की ओर नहीं बल्कि रिप्रोड्यूस कर रहा था समाज के स्वीकृत मानदंडों को। तो ये एक समस्या बार बार रिप्रोडक्शन में चल रही थी। लेकिन इस पीरियड में एक दो अच्छाइयां बहुत हो रही थी, जिसमें कि एक तो जो रिप्रोडक्शन हो रहा था, जो मतलब स्त्रियों को पढ़ाया जा रहा था, उनमें से पढ़ी लिखी स्त्रियां जो हैं वो जब दोबारा रिप्रोड्यूस कर रही थी तो वो अलग तरह के प्रश्न उठा रही थी। मतलब वो पढ़ी कुछ थी लेकिन रिप्रोडक्शन के समय वो सिमिलर टेक्स्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, अब इसमें वो जेंडर क्वेश्चंस उठा रही थी। तो आप अगर देखिए तो उस समय जितनी भी महिलाएं लिख रही थी, अगर आप सुल्तानाज ड्रीम देखिए तो उसमें वो जो बात करती हैं एक सपने के थ्रू, तो सपने में इतनी शक्ति आ गई थी कि वो एक ऐसे समाज का सपना देख पा रही थी जहां पे वो उस स्पेस का नाम, जिसको वो जनाना की जगह मर्दाना स्पेस जो कहती हैं, जहां पे पुरुष एक घेरे में रहते हैं और घर का काम करते हैं, उनके ऊपर ढेर सारे, ये सपना देख पाना एक तरह की शक्ति थी जिसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया उस तरह का।
अगर आप थोड़ा सा अर्जुन अप्पादुरई को याद करें, कैपेसिटी टू एस्पायर की बात वो करते हैं कि आकांक्षा की शक्ति होती ही नहीं है। अगर जो कमजोर समुदाय हैं, वंचित समुदाय हैं, इनमें आकांक्षा की शक्ति आती कहाँ से है? जब उनके पास थोड़ी शिक्षा आती है, थोड़ा एक्सपोजर आता है, थोड़ी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आती है, तो धीरे धीरे उनके सपने, तो उस समय में रुकैया शेख जो है वो ये सपना देख पा रही थी, वो ये समझ पा रही थी कि ऐसा भी दुनिया में सोचा जा सकता है। उससे पहले शायद वो अकल्पनीय था या छिटपिट था, लेकिन वो जो टेक्स्ट प्रोड्यूस करती हैं वहां पे वो ये बात कर पा रही हैं। इसके बाद और जो वहां पे ताराबाई शिंदे का स्त्री पुरुष तुलना आप देखिए, सीमंतनी उपदेश देखिए। अब शायद अगर आप इन टेक्स्ट का कंटेंट देखिए तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इसको ज्ञान की श्रेणी में क्यों नहीं लिया जा रहा, इसको केवल विमर्श क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि ये पूरी तरह अनुभवजन्य था। इसकी भाषा बहुत एवरीडे लाइफ के मेटाफर्स थे, एवरीडे लाइफ की भाषा थी, तो इसमें वो परिष्कृत वो नहीं था जो ज्ञान कोट अनकोट ज्ञान के लिए होना चाहिए। तो लगता था ये तो आपने अपना दुख कह दिया या आपने अपनी कहते हैं ना कि जो भी मन में थे ये व्यक्त कर दिया। तो ये जो इमोशनल के नाम पे, एक्सपीरियंशियल नॉलेज के नाम पे एक पूरी पूरी बाइनरी बन गई, जिसमें ये कहा गया कि जो भी रेशनल चीजें हैं, जो बुद्धि से एक तरह की तार्किक चीजें हैं, वो जो क्रिएट किए जा रही हैं, पहली बात तो ज्ञान की दावेदारी उन्हीं की होगी, और जो ये इमोशनल चीजें हैं इनकी दावेदारी क्यों नहीं होगी? दूसरा प्रश्न ये है। प्रश्न जब दूसरा होता है तो ज्ञान तभी माना जाएगा जब वो वैलिड होगा, और वैलिडिटी कहाँ से आएगी? अब जो तार्किक नॉलेज है उसकी वैलिडिटी तो टेक्स्ट में है। हम लोग कहते हैं हर बात पे कि भाई हमारे वेदों में ये कहा गया, हमारे उपनिषदों में ये कहा गया, बार बार कह के आपको और कोई मेहनत करनी ही नहीं। मैंने कैपेसिटी टू एस्पायर अर्जुन अप्पादुरई ने कह दिया है, फूको ने पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज की बात कर दी है, मेरा काम खत्म। लेकिन अगर ये बात मैं कह रही हूँ तो वैलिडिटी कहाँ से आएगी? तो ये जो महिलाएं ये जो ज्ञान प्रोड्यूस कर रही थी, इनको बौद्धिक उसमें नहीं माना जा रहा था। कारण ये था कि इनकी वैलिडिटी ये खुद दे सकती थी, और स्वयं की वैलिडिटी को, वैलिडिटी सेल्फ वैलिडिटी को नहीं माना जा रहा था कि ये तो आपकी बात है, आप ही ने कहा और आप ही ने उसको, मैंने बोला और मैंने अपने को 100 नंबर दे दिया तो ये वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। और अगर आप बाद में आइए तो मेथोडोलॉजिकल अगर उस पे आइए तो आप देखिए फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी जब आती है तो इसकी बहुत सशक्त वकालत करती है कि भाई हमको अपने एक्सपीरियंस की वैलिडिटी केवल उस कॉन्टेक्स्ट से चाहिए, कोई बाहरी एक्सटर्नल वैलिडिटी की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये इंटरनल वैलिडिटी है, जो ज्ञान प्रोड्यूस कर रहा है उसका एक्सपीरियंस, और उसका ये कहना कि वो उसका एक्सपीरियंस है, इतना बहुत है। तो अब ये लगातार ये क्या हो रहा था, ये जो लोग ज्ञान प्रोड्यूस कर रहे थे, ताराबाई की स्त्री पुरुष तुलना देख लीजिए, इसके बाद सीमंतनी उपदेश देख लीजिए, एक वो रुक्माबाई जो थी, उन्होंने, मतलब आप ये सोचिए कि उस समय वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल लिख रही थी। ये बहुत बड़ा, मतलब अभी के लिए भी सपना होता है हिंदू इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल में आना। वो उस समय लिख रही थी, अपने नाम से नहीं लिखती थी, सीडोनेम से लिखती थी, एक अज्ञात हिंदू औरत के नाम से, एक हिंदू औरत के नाम से लिखती थी। और उन्होंने मतलब डिवोर्स का केस किया जिसमें कि उनकी इच्छा के बिना जो बाल विवाह का, और वो इतने पावरफुल लेख थे कि ब्रिटिश क्वीन ने उसको एड्रेस किया, और उसमें जो बाल विवाह में, तो अगर हम लोग, अब आप देखिए जो बात मैं कह रही थी मार्जिनलाइजेशन की, तो अगर हम लोगों ने सबने जो हिस्ट्री पढ़ी होगी
तो बाल विवाह के विरुद्ध किसने किया उसमें इनका नाम कहीं नहीं आएगा। और नाम क्यों नहीं आएगा? कारण यही है कि ये एक अपने अनुभव जन्य ज्ञान को कह रही थी, अपने एक्सपीरियंसेस को कह रही थी। और जैसे ही अपने एक्सपीरियंसेस को कहते हैं तो ये तो कुछ अपनी कहानी बता रहे हैं। और अभी तक मतलब इतना स्टैंड पॉइंट थ्योरी आ गई, सब कुछ हो गया। मैं आपको बताऊं अभी तक हम इस पॉजिटिविज्म के बाद हम लोग कहते हैं कि अब तो पोस्ट ट्रुथ तक की बात होने लगी, पोस्ट मॉडर्निज्म तो बहुत पीछे छूट गया अब। लेकिन आपको बताएं अभी भी आप जब आप लोग विश्वविद्यालयों में होंगे तो हमें वैलिडिटी का क्वेश्चन, रिलायबिलिटी का क्वेश्चन और सैंपल साइज का क्वेश्चन अभी तक। तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉलेज को तो आप नॉलेज मान ही नहीं रहे हैं। और कहानी है तो अब ये दूसरा पक्ष आता है, जो दूसरी समस्या है। एक तो अनुभव, दूसरे साहित्य। औरतें लिख रही थी तो साहित्य लिख रही थी, और साहित्य में एक तरह की जो परिष्कृत भाषा थी, अगर वो आपकी नहीं है, जैसे सीमंतनी उपदेश देखिए तो वो इतना एग्रेसिव लैंग्वेज है, वो लगातार क्वेश्चन कर रही हैं। और इवन जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी, चांद को आप देखिए तो चांद में एक बहुत अच्छा है, चांद रानी का एक लेख है, मैंने ईयर तो नहीं मुझे अभी याद आ रहा है, तो उसमें वो लिखती हैं कि महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आप उस लेख की भाषा पढ़िए, वो बिल्कुल जैसे लग रहा है कि घरेलू बातचीत में कहा गया है, लेकिन वो पूरा एक विमर्श खड़ा कर रहा है। और उसके बाद उस समय जबकि भारतेंदु और ये मतलब कहते हैं ना कि खड़ी बोली शुरू हो गई थी और बड़ी परिष्कृत हिंदी शुरू हो गई थी, उसके बाद वो दूसरी एक मिसेस मुशरान करके उसका जवाब अगले अंक में देती हैं, और वो लिखती हैं कि नहीं सॉरी, चांद रानी ने विरोध किया कि ये पाश्चात्य शिक्षा औरतों को मुक्ति दे रही है, मुक्ति हमारे समाज को बिगाड़ रही है। तो मुशरान जब आती है, मिसेस मुशरान, तो वो उनको कटाक्ष करती हैं और कहती हैं कि ये क्या बात कर रही हैं, ये किसके चंगुल में रहने को स्वीकार कर रही हैं। तो अब इसको ज्ञान माना ही नहीं जा सकता, ये तो दो लोगों का संवाद हो गया, दो मतलब पक्षों का संवाद हो गया, दो स्त्रियों के दो पक्ष हो गए। तो ज्ञान जो प्रोड्यूस हो रहा था वो या तो उनकी ऑटोबायोग्राफीज थी, उनके अनुभव थे, या उनके अपने पक्ष विपक्ष थे। आप ये सोचिए कि श्रृंखला की कड़ियां जैसी महत्वपूर्ण, चूंकि सर के उसमें महादेवी जी हैं, तो श्रृंखला की कड़ियां आप देखिए, इतनी महत्वपूर्ण रचना और इतने इंपॉर्टेंट लेख, लेकिन अगर हम फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप की बात करें तो हम हमेशा द सेकंड सेक्स से शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें जो बातें थी हम फिर से वही कहीं फंस जाते हैं कि ठीक है ये तो वो अनुभव लिख रही थी, कुछ स्त्रियों का अनुभव, इसकी वैलिडिटी नहीं है, ये तो कहानी के फॉर्म में आ रहा है। इस पूरी ये जो हम एक तरह की सत्ता क्रिएट कर रहे थे ज्ञान की, इसने एक बड़ी वंचना का निर्माण किया। और इस वंचना में अब प्रश्न ये है कि ये जो पूरी वंचना हुई जिसमें कि स्त्रियां, अगर आप ये ना भी कहिए कि जानबूझ के बाहर कर दी गई, लेकिन बाहर हो गई, इसको तो स्वीकार सब लोग करेंगे। उसको अगर आप इंटेंशनल ना मानिए तो भी वो स्ट्रक्चरल था कि वो मार्जिनली उस पे लोकेशन पे, मार्जिनल लोकेशन पे आ गई। अब बात ये होती है कि इस ज्ञान को कैसे बौद्धिक उसमें विमर्श में लाया जाए। तो आप देखिए अब ये एक कहते हैं ना कि जो कोशिश हो रही है वो सर के बल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। तो अब हम फोक पे बहुत बातें करने लगे हैं। फोक में महिलाओं की बड़ी भागीदारी होती है, एक तरह से तो कहिए ओनरशिप भी उनकी होती है। तो हमें लगता है कि अब दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि हम फोक की, हम ढेर सारी ऑटोबायोग्राफी पे नॉलेज क्रिएट करने लगे। अगर शर्मिला रेगे की राइटिंग कास्ट राइटिंग हिस्ट्री देखिए, तो जिस तरह से 8 दलित महिलाओं की ऑटोबायोग्राफी को जिस तरह से कॉन्टेक्चुअलाइज करती हैं और पूरा दलित फेमिनिज्म का डिस्कोर्स खड़ा करती हैं बहुत स्ट्रांग ढंग से,
तो ये कोशिशें अब होने लगी, लेकिन अभी ये कोशिशें क्या हैं कि बहुत छोटे लेवल पे हैं, बहुत कम हैं। कुछ और काम अगर आप देखिए तो उर्वशी बुटालिया ने इसको पुनर्पाठ मान के देखिए तो अदर साइड ऑफ साइलेंस जो उन्होंने किया है माइग्रेशन मेमोरीज पे, तो माइग्रेशन मेमोरीज में जो छूटा था ज्ञान वाले लेंस से, वो अनुभव वाले लेंस में, मतलब उन्होंने अपनी पोजिशनैलिटी से उसको कवर किया। उसमें महिलाएं बताती हैं कि वो महिलाएं खुद इतनी मतलब उसको नेचुरलाइज कर चुकी थी, अपने पेन को भूल चुकी थी, और पार्टीशन के बाद वो जहां पे उनकी शादी की गई थी उस आदमी से जिसने उनका रेप किया था उसके साथ, मतलब अब तो वो बूढ़ी महिलाएं थी और अपने नाती पोते के साथ खुश थी, लेकिन जब वो अपनी मेमोरी लेन में रिट्राइव करती हैं अपनी मेमोरी को, तो वो बताती हैं कि उस पीड़ा के बारे में जिस पीड़ा को कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था। तो ये अब जो है छोटे छोटे प्रयास चल रहे हैं जिनको अभी हम स्टैंड पॉइंट थियरी, फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी, लेकिन अभी एक जो बड़ी समस्या अभी भी है, तो फिर से अगर आप जो बात मैं शुरू में कह रही थी कि इंडिपेंडेंट हमारे पास वो नहीं है लेंस। हम क्या करते हैं, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल, सबके ऑफशूट्स ले आते हैं और कहते हैं कि अब ठीक है आपकी लेंस मिल गया और इससे हम पूरा कर लेंगे, और बाद में आगे जाके हमें पता लगता है कि नहीं इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि उसका जो मेन स्ट्रक्चर था उसकी निर्मित ही हुई थी किसी एक वंचना के उसमें ना, तो आप उसमें इंजेक्ट करके रिजल्ट नहीं पा सकते। तो ये जो हम ढेर सारे, और इसमें अब जो इसका तीसरा स्ट्रक्चरल, अब जो बात शायद बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नोट था सर जो आपने शिक्षा के लिए शिक्षा में भेजा था, तो तीसरा पक्ष जो आ रहा है कि ठीक है हमारे पास कंटेंट है, अब हमारे पास लेंस भी आ चुके हैं, फेमिनिस्ट लेंस जिसको आप कहिए, एपिस्टेमोलॉजीज भी कुछ स्कैटर्ड, लेकिन कुछ कुछ एपिस्टेमोलॉजीज हो गई है फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी जैसी, जो आपको समझने में मदद कर सकती हैं। तो अभी अब समस्याएं क्या है, अभी एक्चुअली जो हमारा शिक्षा का स्ट्रक्चर है, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल समस्याएं अभी भी जो कॉलेजेस में, मतलब अब हम लोग को कई बार ये गलतफहमी होती है यहाँ पे नंबर्स देख के फीमेल्स का या जगह की, लगता है कि नहीं अब वो समस्याएं नहीं रह गई हैं, लेकिन अभी स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं। वो स्ट्रक्चरल समस्याएं ये हैं कि शिक्षा केवल आप कॉलेज के अंदर नहीं है, वो जो समाज से जो स्टीरियोटिपिकल, इसको हम लोग पोजिशनैलिटी कहते हैं, कि आप कोई न्यूट्रल लेंस लेके नहीं अपने कॉलेज में जाते हो या किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो, आप एक पोजीशन के साथ पढ़ते हो, तो आपकी पोजिशनैलिटी जो है वो अभी भी आपकी लिमिटेशन बनी हुई है। तो आप जब बात करते हो या लिखते हो तो आपको लगता है कि ये कुछ बहुत क्रांतिकारी प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें हम एक बार फिर डेविएट हो जाते हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा या जो मैसेज दिया गया है उस मैसेज को ओरिजिनली पढ़ने के, उसकी रियल स्पिरिट में पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके रियल स्पिरिट पे जाने के लिए हमें उस संदर्भ को समझना होगा। अगर हम आज के संदर्भ में पिछले सारे टेक्स्ट को लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आप अगर कभी केवल कुछ न ज्यादा पढ़िए, गूगल कीजिए तो आपको एंशियंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट, तो हर में लिखा रहेगा कि ये बड़े रेडिकल टेक्स्ट थे। ये रेडिकल जो हम अभी का लेंस लेके जाते हैं ना, कहते हैं कि रेडिकल, एक्चुअली वो समय के छोटे से प्रश्न को केवल एड्रेस कर रहे थे या जवाब देने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे थे, वो रेडिकलाइज कर ही नहीं रहे थे। रेडिकलाइज हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हमें लगता है कि ये कुछ क्रांति उस समय हुई थी, इन्होंने लिखा था। वो छोटी छोटी आवाजें थी, वो छोटे छोटे कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं कि कोशिशें थी, बहुत स्कैटर्ड। अब एक इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया बताती हूँ। मैं कहीं पे वक्तव्य दे रही थी, तो वक्तव्य के बाद एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम आपकी बातों में बड़ा विरोधाभास था।
तो उसको ये समझाना पड़ा कि ये विरोधाभास मेरा नहीं है, ये जो टेक्स्ट था, आप पूरे उस टेक्स्ट को पढ़िए, तो उस टेक्स्ट में ही आप महादेवी को पढ़िए, तो एक और वो कह रही हैं कि मैं निर्भरी दुख की बदरी, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में फिर वो कह रही हैं इन सपनों को मत बांधो, इन पंखों को मत काटो। तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक रेडिकल हो जा रही हैं और कभी बहुत फेमिनिन हो जा रही हैं। एक्चुअली वो अलग अलग समय पे अलग अलग क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही हैं और प्लस एक विशेष समय में एड्रेस कर रही हैं। तो हमारा अभी जो सामाजिक संदर्भ है, ये भी अभी संस्थागत जो हमारी परेशानियां हैं, अभी भी गर्ल्स स्कूल के स्ट्रक्चर, अगर आप कृष्ण कुमार की एक बहुत अच्छी किताब है, मैं अभी नाम भूल रही हूँ, चूड़ी बाजार में लड़की, चूड़ी बाजार में लड़की, वो बताते हैं कि कैसे अंधेरे का अर्थ लड़कियों के लिए कैसे, और ये अभी की दुनिया में है। ये मैं आपको पुराने मेडिवल पीरियड या कॉलोनियल पीरियड की बात नहीं बता रही हूँ, गर्ल्स कॉलेज की बाउंड्रीज। तो कंटेंट आपने बदल दिया, लेकिन वो स्ट्रक्चर अभी भी वही है। वो जो ऊंची, जितने लोगों ने गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई की होगी, अपने कॉलेज की बाउंड्रीज याद कीजिए। अब आप दूसरा मुझे काटने के लिए कहिएगा कि नहीं, अब ऑल्टरनेटिव स्कूल्स जो आ गए, आपके बनारस में ही राजघाट है और ये, इसकी एक्सेस बहुत कम है। ये बस 4 लोगों को मुक्ति देता है और एक बड़ी जनता जो है फिर मार्जिनलाइज रह जाती है। तो ये मुक्ति ऐसे थोड़ी ना होती, वो जब तक चेन वाइज मुक्ति, मतलब एक से दूसरे में, और उसका केवल यही होगा कि जब हम इन टेक्स्ट को मेन स्ट्रीम टेक्स्ट समझेंगे। अब देखिए, आपके पास जो जीवनियां आती हैं, झांसी की रानी आती है, आप कभी उससे अपने को कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन का संदर्भ भी वही नहीं है। तो हाँ भाई, झांसी की रानी ऐसा कर सकती थी, हम नहीं कर सकते, तो मैं तो सर नीचे करके चली जाऊंगी। तो ये जो पूरे कॉन्टेक्स्ट की परेशानी है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट का ज्ञान नहीं आ रहा है, और हमारे कॉन्टेक्स्ट का जो ज्ञान है, ऑटोबायोग्राफीज हैं, जो अनुभवजन, उसको हम कहते हैं कि ये ज्ञान नहीं है। ये एक बार बार बड़ी बाधा क्रिएट कर रहा है। अभी एनईपी आया है जिसने सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप की बात की है, उसने जेंडर न्यूट्रलिटी की बात, इक्विटी बेस्ड एजुकेशन की बात की है। ये सारी बातें तो हैं, पर हमको ये समझना पड़ेगा 3 बड़ी समस्याएं। एक तो हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, दूसरे हमारे पास मेथडोलॉजी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है आप कह सकते हैं, और तीसरे हमारे पास स्ट्रक्चर्स नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो उसको डिलीवर कर सके। अगर अभी मुझे एक बहुत अच्छी जेंडर पे बातचीत करनी हो और मुझे लगे कि ये बातचीत कहीं खुली जगह पे होनी चाहिए और रात के 9 बज रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले उस जगह को लेके क्वेश्चन करेंगे, उस विमर्श को लेके। तो अभी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो बार बार आपको, अब ये 3 चीजें इतने बड़े ये प्रश्न हैं जो आपको रिसर्च लेवल पे आके, आप इन सब पे, हर देवी पे ढेर सारा विवाद भी है और ढेर सारी रिसर्च भी हो रही है, चूंकि माना जाता है कि उस समय में उन्होंने इतनी यात्राएं की थी और उनके यात्रा वृत्तांत। लेकिन आप एक चीज देखिए कि इसकी एक्सेस कितने कम लोगों को है। अभी अगर आप यूनिवर्सिटी में जाइए और आप पूछिए कि प्लेटो पूछिए, अरे ज्यादा नहीं लेकिन नाम कहीं ना कहीं लोगों ने सुना होगा, शेक्सपियर पूछिए, नाम सुना होगा। लेकिन अभी आप जाके यूनिवर्सिटी में पूछिए कि किसी ने सीमंतनी उपदेश, तो बहुत कम लोगों, रिसर्च में आके आप कुछ लोगों ने सुना होगा जिनका फेमिनिस्ट डिस्कोर्स पे। तो ये पूरी तरीके से एक्सेस से बाहर है, और हम लोग जो ये बहुत बड़ी गलती बार बार कर रहे हैं, हमें लगता है कि लिमिटेड एक्सेस मिल गई है, एक प्रिविलेज क्लास को एक्सेस मिल गई है, तो ये सारे लोगों की एक्सेस है।
ये नहीं है। हम एक तरह से उस बाउंड्री को, उस बाइनरी जो थी रेशनैलिटी और इमोशनैलिटी को, उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा। अब अंतिम बात ये होती है कि इससे बचे कैसे, मतलब इसका कोई हल हो। ढेर सारी समस्याएं तो मैंने बता दी, और ये लगता है कि भाई इसका कोई मतलब अंत नहीं है। ये तो बार बार रिप्रोडक्शन ऑफ बाइनरीज, रिप्रोडक्शन ऑफ पैट्रियार्की, रिप्रोडक्शन ही बार बार हो रहा है। इससे बाहर कैसे जाए? तो इससे बाहर जाने के जो मुझे लगता है ये मेथडोलॉजिकल पहल हो रही हैं, इससे पहले की प्रयास था स्कूल टेक्स्ट बुक का पे एक शोध कराया कि देखिए इसमें जेंडर कहाँ कहाँ है। तो आपने जिन्होंने यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा, आपके समय में पता नहीं बदला था कि नहीं, उसमें एक ये था कि पिताजी का पैसा गोल और मम्मी की रोटी गोल। तो अभी उस पे उन्होंने एक रूपरेखा वर्मा जी का एक संस्था है साझी दुनिया, तो उन्होंने उस पे वो किया, तो अभी इसको बदला गया है। तो एक्चुअली पूरे टेक्स्ट को ही बदलना है। अब ये बच्चा जब सीख के आता है बचपन में कविता में मम्मी की बिंदी गोल, तब उसके मम्मी को देखते हैं उसको पैसा गोल नहीं याद आता है। तो ऐसे में जब कभी वो बड़ा होता है या बड़ी होती है और उसको कोई ऐसी रचना मिलती है जो उस मेन स्ट्रक्चर से अलग है, तो उसको लगता है कि ये प्रतिरोधी रचना है। अब प्रतिरोधी रचना करने में कोई दिक्कत नहीं है, समस्या ये है कि ये लगता है कि ये किसी एक ने कर दी, ये जन सामान्य की समस्या नहीं है, ये किसी एक रेडिकल स्त्री ने लिख दिया, ये उसके अनुभव थे, उसके मोमेंटरी एक्सप्रेशंस थे, उसका गुस्सा था समाज को लेके। ये सामाजिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि सामाजिक ज्ञान में तो मम्मी की रोटी ही गोल हो रही है ना। तो ये जो पूरा हमारा परसेप्शनल वो है, बैरियर है, और इसके लिए हमको जो मैं कह रही हूँ कि शुरू से कंटेंट पे नजर रखनी है और कंटेंट को न्यूट्रल बनाना होगा। ढेर सारी कोशिशें हो रही हैं, हिंदी में तो अभी कम हो रही हैं, लेकिन अब ढेर सारे शब्दों में जैसे चेयरपर्सन यूज होने लगा है, और लेकिन ये भी अभी अगर आप देखिए तो बड़ा एलीट वो है, अभी ये जन सामान्य तक नहीं पहुंचा है। भारत जैसी मतलब समाज जहां पे ढेर सारे लोग गांव में रहते हैं, ढेर सारी मार्जिनल पॉपुलेशन है, वहां पे अभी भी एक तरह की वंचना का निर्माण हो रहा है। हम उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, लिटरेसी रेट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम उस वंचना को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अनुभव जन्य ज्ञान एक बड़ी ही लिमिटेड स्कोप में प्रोड्यूस है, जिसको कि जब तक वो यूनिवर्सल ना होगा तब तक हम उसको नहीं देख सकते। अब जो लगातार कोई, जैसे एक ये डिबेट मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी ताकि आपको आगे समझने में, जो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का डिबेट है, तो अब लगातार बात हो रही है कि इस पे बहुत अच्छा गोपाल गुरु की क्रैक्ड मिरर है, सुंदर सरुकाई और गोपाल गुरु, जिसमें वो लोग डिबेट करते हैं कि सब्जेक्टिविटी की क्या जरूरत होती है। और इसके बाद आप फिर आइए तो अब कबीर ने कितने पहले ये कहा था कि तू कहता कागज में कहता आंखन की देखी, तो आंखन की देखी हमारे समाज में था, लेकिन वो मार्जिनलाइज रह गया। कबीर की आंखन की देखी तो तब भी कबीर की एक बड़ी परंपरा आ गई, लेकिन महिलाओं की आंखन की देखी उस बड़े अम्ब्रेला के अंदर चली गई, उसको नॉलेज नहीं माना गया। तो ऐसा नहीं, तो अब ये बात, दूसरी बात अब ये होने लगी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी के बजाय साथ साथ पोजिशनैलिटी की, कि न्यूट्रलिटी, अगर आप समझते हैं कि ज्ञान न्यूट्रल है, इस पे फूको ने ढेर सारा लिखा है, और अब यहाँ पे भी हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि ज्ञान न्यूट्रल नहीं होता, ज्ञान की अपनी एक पोजीशन होती है और उसमें वो एक अपनी तरह से डोमिनेंस क्रिएट करता है।
तो आप न्यूट्रलिटी की बात ही मत कीजिए। आप जब ज्ञान प्रोड्यूस कीजिए तो आप अपनी पोजिशनैलिटी को, जो लेखकीय वक्तव्य है, वहीं पे क्लियर कर दीजिए, तो मुझे पढ़ते समय समझ में आ जाएगा कि ये इस विशेष संदर्भ में रचा गया ज्ञान है। और जब सारे ज्ञान ऐसे आ जाएंगे, जब इस तरह के ज्ञान की भरमार हो जाएगी, तब जो बौद्धिकता के बाहर हैं, कि अगर बौद्धिकता की बात कीजिए, बौद्धिक विमर्शों की, तो महिलाएं कहाँ होती हैं, या अगर कहा जाए तो कहते हैं कि भाई एक इनको भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इनकी भी बात आनी चाहिए। तो ये जो बात आनी चाहिए का वो है, जब ढेर सारे ऐसे विमर्श आने लगेंगे, तब आपका ये पोजिशनैलिटी उसमें क्लियर रहेगी, आप कहीं नहीं रहे हैं। एक्चुअली सारा प्रॉब्लम क्या है, ये मतलब इवन फेमिनिस्ट लिटरेचर के साथ है, हम उसको जैसे यूनिवर्सलाइज करने लगते हैं ना, मेरा अनुभव आपका अनुभव नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सलाइज करते हैं, और वहीं पर समस्या क्रिएट होती है, वहीं पे मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, और हमको बाहर कर दिया जाता है कि नहीं, इन्होंने तो कुछ गड़बड़ बोला, ये सही नहीं बोला। आप कहिए कि ये एक विशेष संदर्भ में विशेष लेंस से की गई बातें हैं, दिस इज पोजिशनैलिटी। और ये पोजिशनैलिटी आपको मदद करेगी अपनी दुनिया को दूसरों से कम्युनिकेट करने में, और इस तरह से तो वो जो ज्ञान प्रोड्यूस होगा वो विरोधाभासों से भरा होगा, तो उसमें कोई ये प्रश्न नहीं कर पाएगा कि बड़े कंट्राडिक्शंस हैं, क्योंकि जो मार्जिनल वॉइस होती हैं वो हमेशा थोड़ी फ्रेगमेंटेड होती हैं। ये जो अपनी बात को बहुत कुशलता से कहने का, ज्ञान के फिक्स ढांचे में कम्युनिकेट करने की शक्ति बहुत कम समाजों में भी आई है, जो कहते हैं ना, एक प्रिविलेज क्लास में ही आई है। तो उस ज्ञान को जब आप जगह दीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये ज्ञान भी, मतलब जैसे ढेर सारे जब वैसे ज्ञान हो जाएंगे, तो उसका एक ग्रुप बनेगा जो कि उस बौद्धिक विमर्श के बरक्स बराबरी से खड़ा हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बस नहीं बस 5 मिनट समझती, मुझे लगता है कि जब भी अगर हम शिक्षा के लिए शिक्षा की बात करते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि कोई ना कोई साध्य तो होगा। शिक्षा भी अगर है तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साध्य हमारा ज्ञान होता है। हम ज्ञान को न्यूट्रल मानते हैं, अगर मैं अपनी बातों को समेटूं, और न्यूट्रलिटी वहां पे नहीं होती है। इसलिए हमको अगर छोटी छोटी ज्ञान परंपराएं, जैसे लोक परंपराएं, अनुभवजन्य परंपराएं, इनको जब हम शिक्षा के उसमें आने देंगे, जिसको आजकल वैसे बहुत क्रिएटिव कोशिश एक हुई है जो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज में देखी है, वो ये हुई है कि आजकल आपको जो वैल्यू बेस्ड कुछ कोर्स ऑप्ट करने होते हैं। तो अभी मैंने एक यूनिवर्सिटी में देखा था कि उसमें था मेमोरीज थ्रू ऑटोबायोग्राफीज, ऐसा कुछ एक कोर्स था। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये जो मार्जिनल नॉलेज है ना, अब ये किसी न तरह से, अभी ठीक है, अभी मेन आपके उसमें नहीं आया स्ट्रक्चर में, लेकिन अब उसको कोई ना कोई लेने लगा है। तो ये जब आएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये कम्युनिकेट करने में समस्या है, इसकी वैधता पे बार बार प्रश्न उठेंगे। तो वैधता पे प्रश्न तभी बंद होंगे जब उसकी ओनरशिप का, जो जिसने वो लिखा है या जिसने वो क्रिएट किया है, वो मंच पे आके अपनी बातें कह पाएगा। जो फ्रेगमेंटेड वॉइसेस है, जो अर्जुन अप्पादुरई कैपेसिटी टू एस्पायर में, जब वो एस्पायर कर पाएगा, एक ट्राइबल वुमेन ये एस्पायर कर पाएगी कि उसने, उसके पास जो उसके लाइफ वर्ड का जो नॉलेज है, उस नॉलेज को वंदना शिवा नहीं मंच से कहेंगी, बल्कि वो आके कहेगी, क्योंकि ये रिड्यूस होता है ना, उसके नॉलेज को हमने पढ़ा, फिर हमने एकेडमिक लैंग्वेज में प्रोड्यूस किया, फिर हमने कम्युनिकेट किया, थ्योराइज किया। तो आप देखिए कई लेवल पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडक्शन तभी कम होगा जब हम ये इसको बाउंड्रीलेस एजुकेशन जिसे कहें,
जिसमें उस विषय को वही पढ़ाएगा। ओनरशिप दी जाएगी। ओनरशिप का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए तो मैं तो सोशल मीडिया में उस तरह से डायरेक्टली नहीं हूं, लेकिन सोशल मीडिया की हिंसा देखिए कि हम कहते हैं कि ये तो केवल हमने क्रिएट किया है, इस पे आप कैसे बोल सकते हैं। ये पूरी जो ओनरशिप है, उस बंदे की ओनरशिप तो रही नहीं गई, जिसने उसको लिखा था वो तो कहीं मतलब कहते हैं ना मार्जिन पे रह गया, कभी जीवन में आगे नहीं आया। लेकिन अब उस पे जो समझ रहा है उसको, उसकी ओनरशिप की लड़ाई है। तो मुझे लगता है ये ओनरशिप की लड़ाई जब उस समाज को दी जाएगी, जिस समाज के लिए लिखा गया, जिस समाज की कहानी है, और हम अपनी शिक्षा को वैलिडिटी और न्यूट्रलिटी, शिक्षा की बाधा केवल एम्प्लॉयमेंट और यही नहीं है, वैलिडिटी, न्यूट्रलिटी, थ्योरेटिकल फ्रेम्स, ये सारी बाधाएं हमको बार बार चीजों को स्ट्रक्चर्ड करने पे फोर्स करते हैं। मुझे लगता है कि आप हमें सीरियसली नहीं लेंगे। आपके ढेर सारे प्रोफेसर आपको आके बताते होंगे कि जब मैं हार्वर्ड में था तो ऐसा हुआ। हमें ये कहना पड़ता है क्योंकि अगर मैं कहूंगी कि मैं जौनपुर से पढ़ के हूं तो आप मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। ये स्ट्रक्चर्स जो है ना, तो हम रिड्यूस मतलब रिडक्शन करते हैं, और वो रिडक्शन क्या करता है कि उस ज्ञान को, जो लोक ज्ञान है, लोक परंपराएं हैं, उनको आप तक नहीं पहुंचने देता। तो आपकी पीएचडी फोक पे हो जाती है, बट आप फोक को महसूस नहीं करते क्योंकि आपने ओनरशिप कम्युनिटी को नहीं दी। आप जब उस कम्युनिटी को, आप फील्ड वर्क कर ले लेते हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि आप उनकी स्टडी कर रहे हैं। और हम बहुत सारी बातें कहते हैं कि हमारे क्या कहते हैं, रैपो बिल्डिंग, और ये सारी बातें हम लोग थ्योरेटिकली कहते हैं कि हम तो गए तो उनसे बहुत, लेकिन सच पूछे तो आप ओनरशिप नहीं दे पाते। ओनरशिप वो है जहां पे आप जाके उनसे कहिए कि हम आपके बारे में ये समझ रहे हैं, और देखिए वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपकी थीसिस एग्जामिनर से पहले वो रिजेक्ट कर देंगे कि हमने इसमें से कुछ नहीं कहा था। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर के बाहर आइएगा, तो मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए, शिक्षा में हमें ये देखना होगा कि हमारा साध्य क्या है। हमारा साध्य वो आवाजें होनी चाहिए, वो साइलेंसेस होनी चाहिए जो अभी कैप्चर नहीं की गई, और वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इसके लिए ढेर सारे फ्रेम्स, और हम लोग लगातार बातें मेथोडोलॉजिकली कर रहे हैं कि हाउ टू कैप्चर साइलेंसेस, और लेकिन उस दुनिया में हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कह रही हूँ कि यह संभव चीज नहीं है, ये कोई मैं ख्याली सपनों की दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ। ये हो सकता है, बस आपको ओनरशिप देनी होगी, एक अलग लेंस से जाना होगा। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात नहीं कर सकती।